हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो आज के वीडियो का टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आज के इस वीडियो में फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं फॉर योर अपकमिंग जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल एग्जाम, आज इस वीडियो हम कवर करने वाले हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। पूरा सिलेबस आपका जीएस सेक्शन का मैं आपका कवर करवा रहा हूँ। सेपरेट प्लेलिस्ट मैंने आपकी बना दी, आप जाके सारे वीडियोस को वॉच कर सकते हो। तो आज हम पॉलिटी यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन की भी शुरुआत कर रहे हैं फॉर द जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल एग्जाम। फॉर पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। हमारे पास ऑलरेडी टाइम काफ़ी ज़्यादा कम है। देखो, आज के इस वीडियो में मैं आपको, अगर आपने पॉलिटी बिल्कुल नहीं पढ़ी, अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, अभी आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है, सो आई एम श्योरिंग यू 2 पार्ट्स लाऊंगा। आज एक पार्ट है, इसके बाद हम फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी करेंगे। 2 वीडियोस वॉच करके जाओ। एग्जाम में जो मर्जी क्वेश्चन आए यू कैन ईजिली आंसर, दिस इज़ माई एश्योरेंस। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को प्रॉपरली वॉच कीजिए। जो चीज़ें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है, जो चीज़ें पूछता है एग्जामिनर, वो सारी की सारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। सो स्टिक टू द वीडियो को एंड तक देखें एंड यू विल फील कॉन्फिडेंट कि हाँ, चीज़ें आपको अब समझ आएंगी। देखो, पॉलिटी की बात करें तो वैसे तो पॉलिटी को अगर आप 3 महीने लगाओगे तो तब भी कम है, क्योंकि पॉलिटी के अगर आर्टिकल्स ही आप सारे पढ़ने जाओगे। बट हमें क्या करना है, वी हैव टू डू द स्मार्ट वर्क। टाइम कम है, सबके लिए कम है, सिर्फ आपके लिए कम नहीं है। यू आर नॉट द सिंगल वन, सबके लिए हिसाब वही है। तो जस्ट डू द स्मार्ट वर्क, जस्ट फॉलो द थिंग्स जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, अब जो टॉपिक जो मेंशन है फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारी संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो सबसे पहला क्वेश्चन एंड कई मेरे एग्जाम में पूछता है, द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया वॉज फर्स्ट प्रपोज हुआ है। तो इसे प्रपोज किसने किया गया था? इसे प्रपोज किया था 1934 में। इनका नाम आपको बताना है। नेम ऑफ दिस पर्सन इज एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय के बारे में आपको इनका नाम आपको याद रखना है, जिसने आइडिया दिया था अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आइडिया दिया था। ये कौन थे? कम्युनिस्ट मूवमेंट ऑफ इंडिया पार्टी, इस पार्टी के मेंबर थे एम.एन. रॉय, जिनके द्वारा इस आइडिया को दिया गया। देन उसके बाद कांग्रेस 1936 में द सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1936, तो ऑफिशियली भी अडॉप्ट करके देन उसे स्पीड अप किया था। देन उसके बाद जाके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था। बट पहला आइडिया पूछे एम.एन. रॉय। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, वीडियो को वॉच कर लो, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। आप एग्जामिनर कैसे पूछते हैं? देखो, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना उसके बाद सबसे पहले मीटिंग्स हुई, ठीक है। तो पहली मीटिंग आपसे पूछता है इसकी स्थापना कब हुई और इसकी मीटिंग कब हुई। द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया वॉज फॉर्म्ड 9 दिसंबर 1946। 1946 में बन चुकी थी। ये बनी किसके तहत थी? ये बनी थी कैबिनेट मिशन के तहत। वो भी मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी, सब चीज़ें कवर करेंगे। जस्ट स्टिक टू द वर्ड्स, माय वर्ड्स जो मैं आपको बता रहा हूँ। कैबिनेट असेंबली ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड 9 दिसंबर 1946 अंडर द मिशन कैबिनेट मिशन प्लान के तहत ये बनी थी। अब देखो, क्वेश्चन कहाँ से पूछता है एग्जामिनर? क्वेश्चन पूछेगा कि जब फर्स्ट मीटिंग हुई थी, तो फर्स्ट मीटिंग हुई थी वो किसके द्वारा प्रिसाइड की गई थी। देखो, परमानेंट प्रेजेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बट जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आगे वर्ड्स में लिखा भी हुआ, टाइप भी मैंने किया हुआ, बट स्टिल आप सुनते रहिए। फर्स्ट मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, उससे प्रिसाइड किया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, क्योंकि कुछ हेल्थ इश्यूज़ की वजह से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवेलेबल नहीं थे। देन उसके बाद उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर को मीटिंग फिर से हुई। उस दिन 11 दिसंबर 1946 ऑफिशियली परमानेंट प्रेजेंट जो बन गए थे, यानी कि जो अपॉइंट किए गए थे प्रेजेंट, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। टेम्पररी पूछे 9 दिसंबर की पहली मीटिंग डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। परमानेंट 9 दिसंबर के बाद 2 दिन बाद 11 दिसंबर को बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछता है। अगर टोटल स्ट्रेंथ की बात करें, देखो यहाँ से भी एग्जाम में जो वर्ड लिखे ना, कोई भी आप सिंगल मिस नहीं करेंगे, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट है। टोटल स्ट्रेंथ की असेंबली की अगर बात करें तो 389 इसकी टोटल स्ट्रेंथ थी। इसमें से 296 वर इलेक्टेड टू रिप्रेजेंट द ब्रिटिश इंडिया। 296 को चुना गया था ब्रिटिश इंडिया को रिप्रेजेंट के लिए, एंड 93 सीट्स को अलॉट किया था टू द प्रिंसली स्टेट्स के लिए। पहले प्रिंसली स्टेट्स होती, जैसे हैदराबाद, मेरी सारी प्रिंसली स्टेट्स होती थी। तो देन उसका प्रिंसली स्टेट्स का 500 प्लस प्रिंसली स्टेट्स को जोड़ने का काम हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। वो आपको याद रखना, पता होना चाहिए आपको। तो इस 389 ओरिजिनली स्ट्रेंथ थी इसकी, एंड 296 वर जो ना जिसमें ब्रिटिश इंडिया को रिप्रेजेंट करते थे, 93 वर अलॉटेड टू द प्रिंसली स्टेट्स। ओके, आउट ऑफ 296 मेंबर्स जो ब्रिटिश इंडिया के लिए दिए गए थे, इसमें से 292 मेंबर्स वर इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स, क्योंकि इसको प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स के तहत चुना गया था। एंड उसके बाद 4 मेंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए दिया गया था, तो कमिश्नर प्रोविंसेस ऑफ दिल्ली, अजमेर, मेवाड़, कुर्ग एंड ब्रिटिश बलूचिस्तान।
तो टोटल स्ट्रेंथ आप याद रख लीजिएगा, इतना भी चलेगा आपको। फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी, किसके द्वारा प्रेसाइड की गई थी, आपको याद रखना है। इंटरिम कौन बने थे प्रेसिडेंट, परमानेंट कौन बने थे, ये वर्ड्स आपने याद रखने। देखो मॉक टेस्ट मैंने आप लोगों के लिए अवेल करवा रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक, अभी जाके आपको डाउनलोड करो। देखो मॉक टेस्ट अभी टाइम बहुत ज़्यादा कम है, मैं अगेन आप चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ। सिर्फ पढ़ के जाओगे काम नहीं बनेगा, प्रैक्टिस जितनी बारी करोगे उतनी बारी का 10-10 अटैम्प्ट्स में एक मॉक टेस्ट में मैं देता हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्राइजेस मैंने कल से कम कर दिए हैं, आप लोगों को काफ़ी रिक्वेस्ट थी। डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, अभी जाके डाउनलोड करो। हर टॉपिक के आपको टॉपिक वाइज MCQs मिल जाएंगे, सब्जेक्टिव वाइज, देन उसके बाद फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आपको अवेल करवाए जाएंगे। एक अपलोड भी हो चुका है फर्स्ट, तो अभी ऐप को डाउनलोड करो, क्योंकि सिर्फ पढ़ना, उसको रिवाइज ना करना, मॉक टेस्ट देना, तो वहीं के वहीं हम रह जाएंगे जहाँ हमने शुरू किया, तो इसलिए रिवाइज करना इंपॉर्टेंट है। अब कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो एग्जामिनर के फेवरेट हैं। सचिंदानंद सिन्हा के बारे में बता चुका हूँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में बता चुका हूँ। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनने में कितना टाइम लगा, इसको लगे हैं 2 साल 11 मंथ एंड 18 दिन, इतना टाइम लगा है टू फाइनलाइज द कॉन्स्टिट्यूशन। स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्ट्स मैं बता रहा हूँ, जिसने बिल्कुल पॉलिटी नहीं पढ़ी, इतना भी पढ़ के जाएगा तो काम आराम से कर जाएगा, डोंट वरी। यही क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जब बनी थी, बेसिकली जब कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हो रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइज़र किससे बनाया गया था? फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो आप लोग जानते हो, डॉक्टर BR अम्बेडकर, बट इसके कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइज़र कौन थे? वो थे जी हमारे BN राव। BN राव फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन BR अम्बेडकर हैं। कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइज़र की बात करें तो BN राव का नाम अपने याद रखना है। टोटल कितने सेशन लगे थे जी हमारे संविधान को बनने के लिए? टोटल लगे थे 11 सेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। टोटल 11 सेशन लगे थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने के लिए। अभी MCQs भी आएंगे, ताकि इससे आपको और ज़्यादा थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, बूस्ट होगा। मेंबर्स की बात करें, मेंबर्स हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी, कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले कुछ ड्राफ्ट भी तो बनता है, जिससे हम जैसे हम ड्राफ्ट बनाते हो, आप फाइनल करने से पहले ड्राफ्ट बनाते हो, तो ड्राफ्टिंग कमेटी जो बनी थी उसके मेंबर्स। कई बार एग्जामिनर इसमें पूछ देता है कि इसमें से मेंबर कौन सा नहीं है या इसमें से कौन सा है, इस तरीके से, तो नाम आपको इन सब के याद रखने। डॉक्टर BR अम्बेडकर तो आप जानते हो, ये हमारे फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी जाने जाते हैं। अलीदय कृष्ण आयर, इनका नाम आप याद रख लीजिएगा, कि एम मुंशी मेंबर थे। एन गोपाला स्वामी आयर, सैयद मुसफ़त सदुल्ला, TT कृष्णम। कुछ मेंबर्स बाद में रिप्लेस भी हुए थे, कुछ न्यू ज्वाइन किए थे, बट एटलीस्ट आप इनके नाम आप याद रख लीजिए कि ये इंपॉर्टेंट मेंबर्स थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, इनके नाम कहीं लिख लीजिए। क्वेश्चन एग्जामिनर यहाँ से भी पूछ सकता है, तो ये नाम आपको 5-6 याद रखने, ये मेंबर्स थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, इंपॉर्टेंट मेंबर्स थे। उसके बाद जी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अपॉइंटेड ड्राफ्टिंग कमेटी, तो यही ड्राफ्टिंग कमेटी जो बनी थी, बेसिकली ड्राफ्टिंग कमेटी कब अपॉइंट की गई थी? ये की गई थी 29 अगस्त 1949 में। ओके, अगर हमारा यहाँ से ये एग्जामिनर का कोई फेवरेट क्वेश्चन है, ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी, अडॉप्ट की गई थी, एंड ड्राफ्टिंग कमेटी ने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कब किया? फाइनलाइज करने के लिए 11 सेशन लगे, एडवाइज़र BN राव। और बात करें, फाइनली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो चुका था 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो चुका था। एंड हमने इसको, ये जगह से भी कई बार पूछते थे कि कौन सी डेट को हमने अडॉप्ट किया था। 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे भी हम ऑब्जर्व करते हैं, बट हमने ऑफिशियली उसे अडॉप्ट तो कर लिया था, बट केम इनटू फोर्स कब आया था? केम इनटू फोर्स लाहौर सेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये रेजोल्यूशन दिया था। इसी वजह से 26 जनवरी 26 जनवरी को जब लाहौर सेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रेजोल्यूशन दिया था कि हम आज़ादी लेंगे, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होगा, तो ये सब कुछ होगा, तो इसलिए 26 जनवरी को चुना गया था। 26 जनवरी 1950, जिस दिन हमने केम इनटू फोर्स, हमारा संविधान केम इनटू फोर्स आया था। अडॉप्ट कब किया था? 26 नवंबर 1947 ऑफिशियली बन के रेडी था। हमने केम इनटू फोर्स कब लाया? जिस दिन हम कॉन्स्टिट्यूशन, जिस दिन हम ऑब्जर्व करते हैं रिपब्लिक डे, दैट इज़ 26 जनवरी 1950, वो आपको याद रखना है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो सबसे लेंथेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसके तहत ओरिजिनली पार्ट बात करें तो जिसमें आपके 395 आर्टिकल्स थे, 12 शेड्यूल्स थे एंड 22 पार्ट्स। राइट नाउ अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल्स तो आर्टिकल्स में तो अपडेटेशन 400 450 प्लस हो चुके। शेड्यूल से पूछता है राइट नाउ शेड्यूल्स कितने हैं? 12, और पार्ट्स कितने हैं? 22 पार्ट्स हैं। ओके, तो ये आपको याद रखना है। ये कुछ बेसिक सी चीज़ें, और ओरिजिनली कितनी है ये आपको ज़रूर यहाँ पे ध्यान रखना है कि ओरिजिनली कितनी पार्ट्स थे, कितने शेड्यूल्स हैं एंड कितने आर्टिकल। ओके, अगेन एक बार रिपीट करूँ टू अवॉइड एनी कन्फ्यूजन। राइट नाउ अगर मैं बात करूँ 8 शेड्यूल और 25 पार्ट्स, ओरिजिनली 395 आर्टिकल, 8 शेड्यूल और 22 पार्ट्स थे। तो ये एक बार प्लीज़ रिपीट करें, अगर मैंने वर्डिंग में अगर कहीं 25 की जगह 22 बोल दिया तो प्लीज़ करेक्ट इट। ओरिजिनली 395 जो आपके सामने लिखा है, प्रेजेंटली 12 शेड्यूल हैं और 25 पार्ट्स हैं। ओके, याद रखिएगा।
अब कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स थे इंटरिम गवर्नमेंट के, जहाँ से यहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे जो वाइस प्रेसिडेंट थे, एंड इनको चार्ज दिया गया था एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री का, कॉमनवेल्थ रिलेशंस के। तो ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को होम अफेयर्स की मिनिस्ट्री दी गई थी, ये जब इंटरिम हमारी सरकार बनी थी, कॉन्स्टिट्यूशन बनने को इंटरिम सरकार बनी थी। उसके बाद इनको दिया गया था होम अफेयर्स इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की मिनिस्ट्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था एग्रीकल्चर एंड फूड मिनिस्ट्री। बलदेव सिंह हमारे फर्स्ट इनको डिफेंस मिनिस्टर इंटरिम गवर्नमेंट के तहत बनाया था। लियाकत अली खान फाइनेंस मिनिस्टर, एंड सी राजा गोपालाचार्य एजुकेशन एंड आर्ट्स मिनिस्टर बने थे हमारी इंडिया के। ये आपने इंटरिम सरकार के, ये आपको याद रखना है। अब कुछ क्वेश्चंस लाते हैं, हर क्वेश्चन के साथ कुछ फैक्ट्स भी मैं साथ साथ ऐड करते रहूँगा, डोंट वरी। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे हम बोलते हैं? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, एंड इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। तो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रेट फॉरवर्ड बी आर अम्बेडकर इसका करेक्ट आंसर है। प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कौन थे? परमानेंट प्रेसिडेंट अगर पूछ ले, स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रेसिडेंट पूछ ले तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर कहीं टेम्प्रेरी और यहाँ पे मेंशन किया होगा, फिर एग्जामिनर आपसे टेम्प्रेरी का आंसर चाहता होगा, टेम्प्रेरी वर्ड यूज़ किया जाए तो डॉक्टर सचिदानंद। अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रेसिडेंट पूछ दिया जाए तो आपका आंसर रहेगा राजेंद्र प्रसाद, जो 11 दिसंबर 1946 को प्रेसिडेंट बने गए थे। हाउ मैनी शेड्यूल्स? ओरिजिनली शेड्यूल्स कितने थे ओरिजिनली हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में? ओरिजिनली 8 शेड्यूल्स थे, अभी प्रेजेंटली कितने हैं? 12 शेड्यूल्स हैं, ये आपको याद रखना है। ओके, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन? हमारे संविधान में हमें ताकत दिया है कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं। जैसे कोई न्यू अमेंडमेंट आता है तो कौन सा आर्टिकल है जो ये हमें पावर करता है? तो ये करता है जी 368 आर्टिकल, ये आपको याद रखना है। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है रिलेटेड टू दिस, इसलिए यहाँ पे मैंने इंक्लूड किया। हाँ, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ मूव द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन? देखो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के तहत फिर हमारा प्रेम्बल बना था। प्रेम्बल को हम अभी हम आईडी कार्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आइडेंटिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं हमारा प्रेम्बल। वो भी मैं आपको बता दूंगा, कुछ फैक्ट्स हालांकि मेंशन नहीं है, बट स्टिल आई विल कवर इट। प्रेम्बल मैं आपका कवर करूंगा। इसके बाद एक और पार्ट आएगा, उसमें हम कवर कर लेंगे। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव किसने किया था? 13 दिसंबर 1946, वेरी इंपॉर्टेंट, पंडित जवाहरलाल नेहरू। देन उसके बाद जो हमारा प्रेम्बल बन चुका था, प्रेम्बल बना था, जो हमारी आईडी प्रूफ हम बोलते हैं। डीपीएसपी आपके सिलेबस में मेंशन है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये स्टेट फॉर सोर्सेज में मैं आपको बताऊंगा, जैसे हमने फंडामेंटल राइट्स यूएसएस से लिए, तो फंडामेंटल राइट्स का सोर्सेज आपके सिलेबस में मेंशन फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी है। डीपीएसपी हमने कहाँ से लिए हैं? ये हमने लिए हैं आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ये हमने आइडिया आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है डीपीएसपी का, ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। When was the Constitutional Assembly of India established? इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1946 में, 9 दिसंबर 1946 में इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी। ये वही पूछ रहे, प्रेसिडेंट के बारे में अब आप जानते हो। Which of the following was the objective of the objective resolution presented by the पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लिया था, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था, टू आउटलाइंस एंड एम्स ऑफ एस्पिरेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अभी आप देखेंगे हमारा जो प्रेम्बल है, बेसिकली उसमें सब कुछ मेंशन है। उसमें क्या है? हमारा आईडी प्रूफ। तो ये वही चीज़ है कि टू आउटलाइन द एस्पिरेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारा बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में यही चीज़ें मेंशन थी। तो ये इसको मूव किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 में। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन पावर कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया? यूनियन पावर कमेटी जब बनी थी तो इसके चेयरमैन कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछता है। तो यूनियन पावर कमेटी के जो प्रेसिडेंट थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। एडिशनली इसके साथ साथ कुछ आपने इंपॉर्टेंट याद रखने, चेयरमैन ऑफ एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, ये कौन बनाए गए थे? ये बनाए गए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्टीयरिंग कमेटी के हेड कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अगेन। एंड चेयरमैन ऑफ प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के भी हेड थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये 3 नाम आपको जरूर याद रखने हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, यूनियन पावर कमेटी, स्टीयरिंग कमेटी के याद रख लीजिएगा, फंडामेंटल राइट्स के याद रख लीजिएगा, एंड प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के भी चेयरमैन सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। ये कुछ नाम आपको याद रखने हैं। सेलिब्रेट कब करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे? हम सेलिब्रेट करते हैं 26 नवंबर को, यानी कि 26 नवंबर 1949 को हमने इसे अडॉप्ट कर लिया था, एंड हमने केम इनटू फोर्स में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। मेंबर्स इंशली कितने थे? स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया, तो इसके जो इंशली मेंबर्स थे वो थे 389। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ओके। एंड बाद में नंबर वर रिड्यूस टू 99। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछता है कि ओरिजिनली मेंबर्स कितने थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के? 389, ये आपको याद रखना है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट प्रोवाइड फॉर द क्रिएशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? किस एक्ट के तहत हमारी संविधान कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी, देन उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था जाके? तो दिस वाज डन अंडर द एक्ट, दिस इज कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के तहत। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जिसके तहत हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की फॉर्मेशन की गई थी।
मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ये कहाँ से आते हैं, इनके जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के मेंबर क्या वो डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल से नॉमिनेटेड थे गवर्नमेंट की तरफ से, या फिर ये प्रिंसली स्टेट्स से रिप्रेजेंटेड थे प्रिंसली स्टेट्स के। सो ये थे जी इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल असेंबलीज। तो मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली वर इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल असेंबलीज। ये आपको याद रखना है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको याद रखना है कि ये जो मेंबर्स थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के, ये कैसे आए थे, क्या कोई इलेक्ट किया था लोगों ने इन्हें। सो दे वर इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल असेंबलीज, वहाँ के लोगों ने इन्हें चुना था। When was the Constitution of India adopted? अडॉप्ट कब किया था हमने इसे? इसे किया था 26 नवंबर 1949 में, जिस दिन हम रिपब्लिक डे ऑब्जर्व करते हैं। Which of the following influence the Constitution of India? कुछ ना कुछ हमने जैसे किसी कंट्री से लिया है, सोर्सेज से लिए हैं, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट अगर हम बात करें मेजरली इन्फ्लुएंस्ड अंडर विच एक्ट, जिसके तहत हमने काफ़ी चीज़ें ली हैं अपने संविधान के तहत। सो दिस वाज टेकन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ओके 1935 से हमने काफ़ी चीज़ें फेडरल स्ट्रक्चर की बात करें, पब्लिक सर्विस की बात करें, तो ये सारी चीज़ें हमने कहाँ से देखी हैं। ये हमारा एक्ट जो ब्रिटिश इंडिया का जो एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, उससे हमने काफ़ी ज़्यादा रेफरेंस लिए हमारे अपने संविधान बनाते समय। इसका जो करेक्ट आंसर होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी? कौन सा पार्ट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात करता है? दिस इज पार्ट 4 एंड द आर्टिकल्स जो मैंशन, ये इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा 36 से 51। तो पार्ट 4 इज़ द करेक्ट आंसर, एंड जो आर्टिकल जिसके तहत हमने पढ़ने हैं 36 से 51 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से बाय की है। व्हाट वाज द टाइम टेकन टू द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टू फ्रेम द? टोटल टाइम कितना लगा था? स्टार्टिंग में मैंने बताया वेरी इंपॉर्टेंट, टोटल टाइम लगा था हमारा 2 साल 11 महीने एंड 18 दिन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इतना टाइम लगा था हमारे संविधान को बनने में, 11 सेशंस लगे थे। ओके Who was the constitutional advisor to the Constitutional Assembly? Constitutional advisor कौन थे, ये आपको याद रखना है। Constituent Assembly के Constitutional advisor थे B.N. राव। B.N. राव, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखें, इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया जी आपका इंपॉर्टेंट वीडियो, जिसमें इंपॉर्टेंट पहला टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की फॉर्मेशन के रिलेटेड इंपॉर्टेंट जितने फैक्ट्स थे। देखो मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ, ये अगर आप मेरे वर्ड्स को मार्क कीजिए, इस टॉपिक में फॉर्मेशन के में इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। मैं आपको इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ये कुछ पीडीएफ नहीं है यहाँ से मैं बनाता हूँ। ये जो मैं आपको सीरियसली बताऊँ, अभी भी 2-2:30 बजे रात के मैं जब भी वीडियो रिकॉर्ड करूँ, जो नोट्स मेरे पास अवेलेबल में हैंड रिटन नोट्स एंड डिफरेंट सोर्सेज, जहाँ से प्रॉपरली फैक्ट्स को ये सब कुछ टाइप किया आपके सर ने। ये वैसा नहीं है कि मैं इसे कॉपी कर रहा हूँ, ये सब कुछ टाइप करके एक एक वर्ड, कौन सा वर्ड कहाँ इंपॉर्टेंट है, क्या लिखना है, वही चीज़ें मैं लिखता हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पीडीएफ उठा के डाल दिया और जो वट इट्स जस्ट हार्ड वर्क जो मैं आपके लिए कर रहा हूँ। इसीलिए मैं आपको एश्योर भी कर पा रहा हूँ कि आपको इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। इस टॉपिक में से फॉर्मेशन में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, यू विल बी इजीली एबल टू आंसर फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो भी आता है। इसके बाद फंडामेंटल राइट्स कराऊंगा, डीपीएसपी कराऊंगा, खत्म। एक और वीडियो आएगा, कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट भी खत्म। आज वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स पे ऑलरेडी मैं प्रोवाइड कर चुका हूँ। उसके बाद सिस्टमेटिकली यार 10 बोला था, 10 नवंबर, 5 नवंबर से पहले आपका सिलेबस खत्म। उसके बाद आपकी चलेगी एमसीक्यू सीरीज, सिर्फ रिवीजन 50 मार्क्स तो आपके डन है, जिसमें जीएस का मैं आपका कवर करवा रहा हूँ। बाकी देखो इंग्लिश वाला पार्ट आपने देखना है, इंग्लिश के भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट कोशिश करूँगा, बट टाइम कम है। प्लान तो थे बट टाइम कम है, तो इसलिए 50 मार्क्स आप देखिए। 50 मार्क्स आपने मैथ्स इसमें आपने करना है और इंग्लिश को आप ध्यान रखिए। बाकी जीएस सेक्शन आप फोकस कीजिए, मैथ और रीजनिंग पे और इंग्लिश पे। जीएस सेक्शन को भूल जाइए, वो मैं करवा रहा हूँ। इसके अलावा कुछ नहीं करना। थोड़ा सा स्ट्रेस तो रिलीज़ होगा एटलीस्ट कि हाँ एक चीज़ें अब श्योर कर रहा हूँ। अगर मैं गारंटी ले रहा हूँ, सो मार्क माई वर्ड्स, ऐसे मजाक नहीं है कि मैं हाँ बोल दिया। तो हार्ड वर्क मैं आपके लिए कर रहा हूँ, शायद आप नहीं कर रहे हो आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए, जो मैं आपके लिए कर रहा हूँ। तो इसलिए बी कॉन्फिडेंट, जो पढ़ रहे हैं रिवाइज करते जाइए, मॉक टेस्ट ज़रूर दीजिए, जितने हो सके मॉक टेस्ट लगाइए। मेरा तो अपने लेना ही लेना, आप जहाँ से ले सकते हैं वो लेते रहिए ताकि आपका रिवीजन अच्छे से होता रहे। थैंक यू, टेक केयर, सी यू।